मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ खुल गया है और 25 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक इस आईपीओ में निवेश किया जा सकता है। अगर आप इस आईपीओ में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको इस आईपीओ और खासकर मैनकाइंड के बारे में जरूरी जानकारी देने की कोशिश करता हूं और उससे आपको यह फैसला लेने में आसानी होगी कि यह आईपीओ आपके लिए है या नहीं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस आईपीओ को लेकर एनालिस्ट्स और ब्रोकरेज फर्मों ने क्या कहा है, उन्होंने निवेशकों को क्या सलाह दी है। मैं हूं मनी कंट्रोल से राकेश रंजन और हम बात कर रहे हैं मैनकाइंड फार्मा के आईपीओ के बारे में। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैनकाइंड फार्मा का जो यह आईपीओ है यह ओएफएस है। ओएफएस का मतलब यह है कि यह ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कंपनी इस इशू में कोई नए शेयर इन्वेस्टर्स को जारी करने नहीं जा रही है। कंपनी के जो मौजूदा इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वे अपने शेयर जो है वह इस इशू के जरिए बेच देंगे और वह इस कंपनी में उनकी हिस्सेदारी जो है या तो घट जाएगी या वो नहीं रह जाएगी। तो कई ऐसे पी फंड हैं जिन्होंने इस कंपनी में पहले निवेश किए थे और वे इस इशू के माध्यम से अपनी हिस्सेदारी बेच देंगे। तो कंपनी कुल 4 करोड़ शेयर जारी करेगी और यह पूरी तरह से ओएफएस होगा, यानी कि इस इशू से जितने भी पैसे आएंगे वह पैसे कंपनी की जेब में नहीं जाएंगे। यह पैसा उन निवेशकों, शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स की जेब में जाएंगे जिन्होंने पहले मैनकाइंड फार्मा में निवेश किया था। तो पहली बात ये कि पूरी तरह से ओएफएस है। दूसरी बात कि कंपनी ने इस इशू में शेयर के लिए 1026 रुपये से लेकर 1080 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है और 13 शेयरों का एक लॉट है, यानी कि अगर आप इस इशू में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 13 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी। और थोड़ी सी जानकारी मैं आपको इस कंपनी के बारे में दे देता हूँ। इस कंपनी की शुरुआत 1991 में हुई थी और आरसी जुनेजा और राजीव जुनेजा ने इस कंपनी की शुरुआत की थी और ये दोनों लोगों ने बहुत शुरुआती स्तर से इस कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाया है। और मैनकाइंड की जो कहानी है वह एक सक्सेस स्टोरी भी है और आपको मीडिया में गूगल पर यह सक्सेस स्टोरी भी मिल जाएगी, क्योंकि ये जुनेजा कभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे और उन्होंने छोटी सी शुरुआत से एक बड़ी कंपनी खड़ी कर दी और आज यह कंपनी जो है वो लिस्ट होने जा रही है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। दिल्ली के ओखला जो इलाका है वहाँ इस कंपनी का मुख्यालय है। अब हम बात करते हैं कि यह जो कंपनी ने शेयर का जो प्राइस रखा है उसके हिसाब से यह इशू सस्ता है, महंगा है और आपको निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस इशू से दूर रहना चाहिए और एनालिस्ट्स और ब्रोकरेज फर्मों की क्या राय है इस बारे में। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वह इस कंपनी ने जो शेयर के प्राइस तय किए हैं उसके हिसाब से 43,000 करोड़ रुपए इसकी वैल्यूएशन आती है। और इस का जो शेयर है उसका अगर उसके पी की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर के आधार पे देखें
तो इसके शेयरों का वैल्यूएशन जो आ रहा है वह 32 या 33 गुना के करीब आ रहा है। और इसके मुकाबले अगर हम निफ्टी के फार्मा इंडेक्स की वैल्यूएशन की बात करें तो उसका पी जो है वो 32.7 गुना है। तो इसका मतलब है कि जो मैनकाइंड फार्मा का शेयर है, कंपनी ने जो प्राइस तय किया है इशू के लिए अपने शेयरों का, तो कोई बहुत सस्ता नहीं है। वह कंपनी ने इन्वेस्टर्स के लिए बहुत कुछ नहीं छोड़ा है। हाँ, ये है कि चूंकि कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी रही है, तो और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस कंपनी को बहुत अट्रैक्टिव बनाती हैं, तो उन्हें देखते हुए यह शेयर बहुत महंगा भी नहीं लगता है। और इसका एक पर्सपेक्टिव मैं यह दे देता हूँ कि डोमेस्टिक फार्मा कंपनी जो टोरेंट है, तो टोरेंट के शेयरों के मुकाबले इसकी वैल्यूएशन जो है वह 20% डिस्काउंट पे है। तो एक बात तय है कि मैनकाइंड फार्मा का शेयर बहुत सस्ता नहीं है और बहुत महंगा भी नहीं है। तो इसकी वैल्यूएशन कंपनी ने बहुत सोच समझ कर ठीक ठाक रखी है। निवेशकों के लिए उसने बहुत कुछ टेबल पे नहीं छोड़े हैं। तो यह रह गई इसकी वैल्यूएशन की बात। अब हम आते हैं कि यह कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट में जो है इसकी पोजीशनिंग है। तो मैं आपको बता दूं कि यह फॉर्मुलेशन डेवलप करती है और मैन्युफैक्चर भी करती है, और इस हिसाब से यह कई तरह के प्रोडक्ट बनाती है। और इसके ऐसे कई ब्रांड्स हैं जिन्होंने मार्केट में अपनी अच्छी पकड़ बनाई है, अच्छी पहचान बनाई है। और इसमें कई ओटीसी प्रोडक्ट हो चुके हैं। ओटीसी प्रोडक्ट का मतलब यह है कि ग्राहक दुकान पे आता है और बिना प्रिस्क्रिप्शन वगैरह के, वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर केमिस्ट से दवा का नाम बताता है और वो उसे खरीदता है। तो इसमें कई इसके ऐसे जो प्रोडक्ट हैं जो बहुत ओटीसी के रूप में पॉपुलर हो चुके हैं, अच्छी पहचान बना चुके हैं। उनमें मैनफोर्स है, प्रेगा न्यूज है, अनवांटेड 72 है और मॉक्सीकाइंड है। मॉक्सीकाइंड एक एंटीबायोटिक है जो कई तरह के बीमारियों के उपचार में इसका इस्तेमाल होता है। और न्यूरोकाइंड है। तो ये 5-6 नाम मैंने आपको बताए कि जिनकी मार्केट में अच्छी पहचान है, ये अच्छा ब्रांड बन चुके हैं। दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह कंपनी मैनकाइंड फार्मा की एक खासियत यह है कि यह पूरी तरह से डोमेस्टिक मार्केट फोकस्ड कंपनी है। इसका मतलब यह है कि इसकी कुल सेल्स में, कुल रेवेन्यू में ज़्यादातर हिस्सेदारी जो है वो डोमेस्टिक मार्केट से आती है, यानी कि इसकी कुल रेवेन्यू में एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी बहुत कम है। ये डेटा मेरे पास है, मैं बता देता हूँ कि इसकी जो कुल जो इनकम है, रेवेन्यू है, उसमें डोमेस्टिक मार्केट की जो हिस्सेदारी है वह 97.6% है। तो यह एक तरह से अच्छा भी है और एक तरह से थोड़ा सा इसके नुकसान भी है। अच्छा यह है कि जब दुनिया के बड़े देशों में, खासकर अमेरिका में मंदी आने की आशंका है, तो उन कंपनियों के बिजनेस पर इसका असर थोड़ा पड़ सकता है जिनका एक्सपोजर अमेरिकन मार्केट में है। और कई ऐसी इंडिया की कंपनियां हैं, सन फार्मा, लुपिन, सिप्ला, कई ऐसी कंपनियां, बड़ी कंपनियां हैं जिनका फॉरेन मार्केट खासकर अमेरिका में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। तो चूंकि मैनकाइंड फार्मा का एक्सपोजर अमेरिका में और विदेश में नहीं है, तो इसलिए इसके बिजनेस का सीधा संबंध इंडियन इकोनॉमी के परफॉर्मेंस है। अगर घरेलू बाजार की स्थिति अच्छी बनी रहती है, इंडियन इकोनॉमी की स्थिति अच्छी बनी रहती है, तो इसकी रेवेन्यू और इसकी जो फाइनेंशियल वो जो है कंडीशन है वो भी अच्छी बनी रहेगी। तो एक तरह से फिलहाल जो स्थिति है ग्लोबल इकोनॉमी की, उसमें ये अच्छी दिख रही है, यह इसके लिए फायदे की बात है। अब ये हो गई। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि पोस्ट इशू यानी आईपीओ के बाद, इसके शेयरों की लिस्टिंग के बाद जो है
इस कंपनी में इसके प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जो है वो 78% रह जाएगी, तो जो बहुत कम नहीं है। आमतौर पे यह माना जाता है कि अगर कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी अच्छी है तो यह शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छी बात होती है। तो इसी लिहाज से कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी इशू के बाद भी 78% रहेगी, जो अच्छी चीज़ है। अब आते हैं कि ज़्यादातर ब्रोकरेज फर्मों और एनालिस्ट ने इस शेयर के बारे में, इस इशू के बारे में क्या कहा है। तो मैं कुछ ज़्यादा नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि ज़्यादातर एनालिस्ट और ब्रोकरेज फर्मों ने इस इशू में सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। और मैं कुछ नाम लेता हूँ, जैसे कि ICICI सिक्योरिटीज है, सेंट्रम ब्रोकिंग है, और एक केनरा बैंक की जो सिक्योरिटीज कंपनी है। तो इन तीनों ने इस शेयर में निवेश करने की सलाह दी है और यह कहा है कि लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह इशू जो है वो अट्रैक्टिव है। तो यह रही इस इशू की मुख्य बात है। और प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर पर, यानी कि 1080 जो है, उस पर यह कंपनी जो है वह इस इशू से करीब 4326 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है। तो अगर आपको इस इशू में निवेश करना है तो आप अपनी रिस्क एपेटाइट वगैरह को देखते हुए ये फैसला ले सकते हैं। यह शेयर बहुत सस्ता नहीं है, बहुत महंगा भी नहीं है, और अगर लंबी अवधि के लिए आप निवेश करना चाहते हैं तो आप इस इशू में पैसे लगा सकते हैं। तो यह रही मैनकाइंड फार्मा के IPO पे हमारी बातचीत। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे आप लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्दी हम आपसे नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।